हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि अपने हाउ चुन ने काफ़ी बड़ी सी प्रॉब्लम को अपने सर भिड़ा लिया था, क्योंकि यहाँ पे ये लोग एक स्नेक ट्राइब के लोगों के बीच में फंस चुके थे जो कि सेक्रीफाइस कर रहे थे लोगों का। एंड गाइस, इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है, जहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि ये लोग फिलहाल आ चुके थे उस एनाकोंडा ट्राइब के लोगों के पास में। जिस बंदे की जान इन्होंने लास्ट एपिसोड में बचाई थी, वही उन्हें अपने ट्राइब के सीक्रेट एरिया की तरफ को लेके जा रहा था। वो बता रहा होता है हिस्ट्री के बारे में, इस जगह की, और कह रहा था कि पहले ये जगह बहुत ही अच्छी और शांत हुआ करती थी, लोग बड़ी खुशी से यहाँ पे रहा करते थे। लेकिन एक दिन वो डीमन पिलर इस जगह पे अपीयर हो गया, जिसके चलते बहुत ही खतरनाक सा फोक पहले इस जगह पे अपीयर हुआ, और फिर उसके बाद ट्राइब के लोग बहुत ही ब्रूटली यहाँ पे मारे जाने लगे। किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो फोक खत्म हुआ, हम लोगों ने नोटिस किया कि हम में से जिसकी नेक के ऊपर भी वो सील है, वो गायब हो रहा है और उसे मार दिया जा रहा है उस डीमन पिलर के अंदर। वो लोग हम जैसों को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। एंड अब मैं तुम्हें इस अंडरग्राउंड एरिया के अंदर लेके जा रहा हूँ, जो कि हमने बनाया ताकि हम लोग कम से कम छिप के रह सकें उन लोगों से। तो फिर यहाँ पे वो काफ़ी पोलाइटली इन सभी का वेलकम करता है। तो फिर हाउ चुन एंड टीम अंदर की तरफ को चले जाते हैं, जिसके बाद अंदर की तरफ आने के बाद उन्हें देखने के लिए मिलता है कि ये एरिया काफ़ी ज़्यादा सही है एंड देखने के लिए काफ़ी सही भी लग रहा है। बट यहाँ पे काफ़ी सारी बॉडीज़ भी मौजूद थी, जिन्हें देख के ये लोग हैरान थे। बट इसके अलावा ये जगह काफ़ी सही नज़र आ रही थी। ये लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जा रहे होते हैं। तभी वो बंदा बता रहा था कि कल यहाँ पे एक ब्लेसिंग गोड सेरेमनी होने वाली है, एंड उसके बाद फिर आप लोग किंग से मिल पाएंगे, क्योंकि किंग उस सेरेमनी के लिए बाहर आएंगे। तो फिर आप उनसे बात कर लेना। मुझे लग रहा है कि आपको काफ़ी ही ज़्यादा शांत रहना होगा, क्योंकि आप ह्यूमन हैं। तो फिर हो सकता है कि किंग को ये सारी चीज़ें देख के गुस्सा है, तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों से आप बेयर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सारे ही लोग उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे एंड कह रहे थे कि अगर मैं किंग से बात करूँगा तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ज़रूर से ही आपकी बात मान जाएंगे, स्पेशली जब उन्हें पता चलेगा कि आप लोग सनरेंस हैं। तो फिर वो लोग बिल्कुल ही अच्छे से आपकी बातों को समझने की कोशिश भी करेंगे। बट तब तक आप प्लीज़ चीज़ों के साथ में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा, जिसके साथ यहाँ पर सर मान जाती है। तो फिर हाउचुन कह रहा था कि ठीक है, तुम्हारी एडवाइस के लिए शुक्रिया, चलो अब अंदर चलते हैं। तो वो बंदा एक और जगह को ओपन करता है, जिसके थ्रू होते हुए ये लोग अब अंदर की साइड पे जा रहे थे एंड धीरे धीरे करके अंदर पहुंच भी जाते हैं। अब फाइनली जैसे ही ये लोग अंदर आते हैं तो अंदर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। बल्कि इन लोगों को ये बिलीव नहीं हो रहा था कि अंडरग्राउंड एरिया के अंदर भी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल सी सिटी कोई डेवलप्ड कर सकता है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही प्यारी। इन लोगों को ये सब कुछ नज़ारा देखने में बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा था। एंड स्पेशली यहाँ पर ये लोग चीज़ों को देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान भी थे कि आखिर किस तरीके से इन्होंने इतनी अच्छी चीज़ें यहाँ पर ला के रखी हैं। बल्कि डेथ का क्योर भी इस जगह पर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो हालत थी लोगों की, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, जिसे देख के ये लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तभी यहाँ पे एक बंदा फूड को लेके जा रहा था, बल्कि दूसरा वाला उससे फूड मांग रहा होता है। लेकिन इन लोगों के पास इतना ही ना फूड नहीं था कि सभी को दे सके। अब इस बंदे के पास एक लेडी आके पूछती है कि क्या आपने फूड का इंतज़ाम कर लिया। लेकिन वो सारे लोगों को काफ़ी उदासी से देख रहा था और कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं फंस गया था उन लोगों के जाल में और फूड का इंतज़ाम भी नहीं कर पाया। जिसके बाद एक बच्ची जो कि बहुत ही ज़्यादा भूखी थी, उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। लेकिन इतनी ही देर में हमें देखने के लिए मिलता है कि हाउचुन उसकी तरफ फूड बढ़ा देता है। लेकिन उसकी मदर वो उसे मना कर देती है फूड लेने के लिए, क्योंकि वो एक ह्यूमन था। लेकिन हाउचुन कह रहा था कि ये फूड है इस बच्ची को खाने, तो इसे भूख लगी है। तो उसकी मदर उसे अलाउ कर देती है। तो फिर वो लड़की फूड लेके खाने भी लग गई थी। अब यहाँ पे सीमा सियान एंड यहाँ पे उसका फ्रेंड दोनों ही लोग खाना बांटने लग गए थे सभी लोगों को, जिसकी वजह से यहाँ पे ये लोग खुश थे। बट इतनी देर में कोई आता है जो कि उनके हाथों से उस खाने को लेके फेंक देता है। कह रहा था कि ह्यूमन होके तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब कुछ करने की, क्या तुम्हें समझ नहीं आता। लेकिन इतनी देर में वो लड़का आगे आ गया था एंड कह रहा होता है कि प्लीज़ आपको शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है लॉर्ड, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, लोग सनरेन से हैं। लेकिन तभी भी वो लड़का बात सुनने को रेडी नहीं था एंड कह रहा था कि तुम्हारी वजह से हम लोग पहले इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। एंड ये जो अंडरग्राउंड एरिया है, तुम इसके अंदर ह्यूमन को लेके आ चुके हो, क्या तुम्हें इनका भरोसा है कि कुछ नहीं करेंगे। आउटसाइडर्स का इस जगह पे आना कंफर्टेबल नहीं हम लोगों के लिए। एंड ये कहते साथ ही वो यहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपने आदमियों को भी भेज रहा था। लेकिन हाउचुन आके उन्हें तुरंत ही पीछे हटा देता है, जिसकी वजह से उस बंदे को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि आखिर एक ह्यूमन होके वो हाउचुन ऐसे कैसे कर रहा है उसके साथ में। इसके लिए वो कह रहा होता है कि इसे चारों तरफ से घेर लो। तो हाउचुन के साथ
साथी भी आगे बढ़ रहे होते हैं मदद करने के लिए, लेकिन हाउचुन कह रहा था कि तुम वहीं रुक जाओ, मैं खुद ही इसे हैंडल करूंगा। ये कहते साथ ही वो तुरंत ही अपनी सोर्ड को सामान करता है। तो वो बंदा भी कह रहा था कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करवाता हूँ। वो अपने आदमी को भेज देता है अटैक करने के लिए। एक के बाद एक सभी हाउचुन के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन हाउचुन भैया उसका भी अलग ही सिस्टम है, छोटे मोटे अटैक से डरने वाला था। एंड हमें देखने के लिए मिलता है कि हाउचुन उन सभी को फाइट करते करते काफ़ी ज़्यादा दूर हटा देता है। लेकिन अब और भी ज़्यादा बंदे आ चुके थे जो कि हाउचुन के ऊपर ट्रिक करने की कोशिश कर रहे थे। हाउचुन समझ जाता है, पहले उन्हें देख रहा था और जैसे ही उसे उनकी फाइटिंग स्टाइल समझ में आती है तो फिर उनके ऊपर अपने तरीके से अटैक भी करने लग गया था। लेकिन वो लोग बाजी कहाँ आ रहे थे, हाउचुन के ऊपर लगातार अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन हाउचुन भी अपनी शूरा स्लैश का इस्तेमाल करता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लक्चुएशन हमें देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे वो लोग तो पीछे गिरता ही है, लेकिन इसके साथ साथ बाकी सारे लोग जो कि इकट्ठे होकर अटैक कर रहे थे हाउचुन के ऊपर, वो लोग भी पीछे की तरफ को गिर जाते हैं। अब हाउचुन जिसे पहले से उस बंदे की बात का अंदाज़ा था कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, तो वो समझ गया था कि यहाँ पे वही सब कुछ चल रहा है। तो वो आगे आगे काफ़ी रिस्पेक्टफुली कह रहा था कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। लेकिन यहाँ पे उस लोड को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो अपने हाथ काट के उस अपनी सोर्ड के ऊपर अपना ब्लड डालता है जो कि ब्लू कलर का था, एंड कह रहा था कि अभी मेरा फाइनल वार बाकी है। और ये कहते साथ ही वो अपनी वाटर ऑफ फायर एंड सी पनिशमेंट का इस्तेमाल करता है। यहाँ पे एक ड्रैगन को उसने समन कर लिया था जो कि एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ड्रैगन था, एंड इसे देख के सारे ही लोग हैरान थे। लेकिन हाउचुन भी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, वो थोड़ी स्काई में पहुँच गया था जहाँ पे वो भी अपने थंडर एंड अपने दूसरे ड्रैगन को समन कर लेता है, जिसका इस्तेमाल हाउचुन अब करने वाला था। हम देखते हैं कि यहाँ पे वो ड्रैगन जो कि पहले से ही काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे, वो उसी ड्रैगन के ऊपर काफ़ी खतरनाक एक अटैक करते हैं, जिसके चलते उस ड्रैगन की हालत तो ख़राब हो ही चुकी थी। लेकिन ये यंग लॉर्ड ये भी बहुत बुरे तरीके से चकरा के वहीं गिर जाता है। हाउचुन अब उसके फोरहेड के ऊपर अपनी सोर्ड को पॉइंट कर रहा था एंड कह रहा था कि तुम हार गए। ये कहते साथ ही हाउचुन पीछे की तरफ को हट जाता, उस बंदे को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो उठ के खड़ा हो जाता और कह रहा था कि एक ह्यूमन मुझे कैसे हरा सकता है, तुम इतने पावरफुल नहीं हो, याद रखो मेरा भी फाइनल अटैक बाकी है। ये कहते साथ ही वो यहाँ पे काफ़ी ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है, कह रहा था कि सिस्टर जल्दी भाग के आओ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। ये कहते साथ ही सारे ही लोग हैरान थे कि आखिर हो क्या रहा है। तभी वहाँ पे रॉयल हाइनेस आ जाती है, एंड वो उसका नाम वांग यू था, एंड उसे देखते साथ ही सारे ही लोग उसके आदर में झुक चुके थे एंड उसे काफ़ी रिस्पेक्ट पे कर रहे होते हैं। वो धीरे धीरे करके आ रही थी एंड कह रही थी कि आखिर हुआ क्या है। तभी यहाँ पे वो कह रही थी कि आखिर इतने ज़्यादा करेजियस तुम लोग कैसे हो सकते हो। तो वो भाग के जाता है एंड कह रहा था कि सिस्टर ये लोग हैं जो कि मुझे मारना चाह रहे थे एंड मुझे बुली भी किया है इन सारे ही लोगों ने, प्लीज़ इन्हें जाने ना देना। वो लड़की बहुत ही गुस्से से आगे बढ़ रही थी, उसने अपने हंटर को भी समन कर लिया था। हाउचुन एंड टीम भी यहाँ पे खड़े हुए थे फाइट करने के लिए, लेकिन हमें सरप्राइजिंगली देखने के लिए मिलता है कि वो हंटर वो अपने भाई को ही उससे कूद डालती है और उसके बाद फिर उसके भाई को चक्कर आ चुके थे एंड कह रहा था कि आखिर सिस्टर तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो, बिल्कुल भी ऐसा मत करो। लेकिन तभी वो कहती कि ढाली तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इतना सब कुछ करने की। वो उसके कान पकड़ के उठा लेती है एंड उसे गोल गोल घुमाते हुए कह रही थी कि तुम्हें पता भी ये लोग सैंडरन क्लैन से एंड तुमने इनको इतना ज़्यादा परेशान किया, जबकि मैंने तुमसे कहा था कि सेरेमनी होने वाली है उसके ऊपर ध्यान दो, लेकिन तुमने तो यहाँ पर ट्रबल ही क्रिएट कर दिया। छोटे बच्चे हो क्या तुम, जाओ जाके इन सारे लोगों से भी माफ़ी मांगो। लेकिन वो तो एक दूसरे बंदे के पीछे जाके छिप जाता है एंड कह रहा था कि सिस्टर तुमने आखिर आज कुछ उल्टा सीधा खा लिया है क्या। लेकिन तभी वो कह रही थी कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टिव गेस्ट हैं हमारे एंड तुमने इनके साथ इतना ज़्यादा बुरा बिहेवियर रखा है, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है तुम्हारे ऊपर। दिल तो चाह रहा है कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पीटूँ, लेकिन भाई हो तुम मेरे। चलो जाओ सेरेमनी होने वाली है उसके लिए सामान वगैरह कलेक्ट कर लो, नहीं तो तुम्हारा खून कर दूंगी मैं अब इससे ज़्यादा ट्रबल क्रिएट किया तो अगर तुमने। ये कहते साथ ही यहाँ पर उसका भाई तो भागता ही है, उसका भाई वहाँ से भाग रहा था, उसके पीछे पीछे उसके लोग भी भाग चुके थे। तभी वो उस फूड को उठा लेती, उसे साफ़ करते हुए उसे देखने लग गई थी एंड कह रही थी कि मुझे माफ़ करना, और अपने सारे लोगों से कह रही थी कि मुझे पता है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि जब ये सेरेमनी पूरी हो जाएगी उसके बाद मैं खुद भी जाऊँगी फूड की तलाश में एंड काफ़ी सारे रिसोर्सेज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। ये कहते साथ ही सारे लोग उसका शुक्रिया अदा करते हैं एंड यहाँ पे वो लोग आगे की तरफ को जा भी रहे थे। इसके अलावा यहाँ पे प्रिंसेस कह रही होती है कि मैं आपसे अपने भाई की सारी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मैं ज़रूर से उसे एक अच्छा सबक सिखाऊंगी फ्यूचर के अंदर, लेकिन फ़िलहाल अब हमारी एक सेरेमनी होने वाली है जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगी। आप हमारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी सैंडरन क्लैन से हैं, तो प्लीज़ अपने माइंड को थोड़ा काम करिए एंड हमारे पास में एक हीलिंग लेक भी है, प्लीज़ उसके अंदर जाके आप बात लीजिए, उसके बाद फिर सेरेमनी स्टार्ट होगी। ये कहते साथ ही यहाँ पे वो कह रही थी कि ठीक है अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो फिर सभी एक दूसरे की तरफ को देखने लग गए थे क्योंकि सारे ही काफ़ी ज़्यादा
खुश होते हैं। इसके बाद ये लोग यहाँ पे लेक के अंदर आ चुके थे जहाँ पे ये लोग बाथ ले रहे होते हैं। इन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था इस लेक के अंदर बाथ लेने के बाद। जिसके बाद जैसे ये लोग बात ले रहे थे तभी यहाँ पे दो बच्चियाँ जो कि ऊपर की तरफ बैठी हुई थी और वो प्रिंसेस को देखना चाहती थी। वो काफ़ी खुश हो रही थी प्रिंसेस को देखने के बाद, लेकिन जिस स्टोन के ऊपर वो बैठी थी वो सडनली गिरने लग गया था प्रिंसेस के ऊपर ही, और उन दोनों बच्चियों की जान भी ऐसा लग रहा था कि चली जाएगी। लेकिन उसके बाद हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना हाओचुन एंड टीम बैठे हुए थे एंड हाओचुन इस बात के बारे में ही सोच रहा था कि अब न जाने आगे क्या होगा, वो किस तरीके से इस सील को हटा सकते हैं। तभी उसका फ्रेंड कह रहा था कि परेशान मत हो, जहाँ तक मैं समझता हूँ ये सारी की सारी चीज़ें सोल्व हो जाएंगी, बस एक बार किंग से बात कर लें एंड मुझे लगता है कि वही हमारी हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि ये जब तक रिमूव नहीं होगी तब तक मुझे भी इसकी काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती रहेगी। इसके बाद यहाँ पे तभी इन्हें कुछ अजीब सा साउंड भी आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन दूसरी साइड हमें देखने के लिए मिलता है कि अपनी सहर एंड प्रिंसेस दोनों ने ही उन दोनों बच्चियों को बचा लिया था। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि उन दोनों बच्चियों को बचा लिया जा चुका है एंड वो लड़कियां भी यहाँ पे खुश नज़र आ रही थी। प्रिंसेस तुरंत ही दोनों से पूछती है कि बच्चियों तुम ठीक तो हो, तुम्हें चोट तो नहीं आई? तभी वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, हम ठीक हैं। पे वो लड़की भी आगे कह रही होती है कि चलो ठीक है अगर तुम ठीक हो तो। एंड इसके बाद वो दोनों ही बच्चियाँ थैंक्स भी कर रही थी और कह रही थी कि आपने हमारी जान बचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड ये फ्लावर्स हम आपको देना चाहेंगे क्योंकि आप एकदम फ्लावर्स जैसी ही हैं। जिसके बाद वो उसे काफ़ी सारा प्यार करके यहाँ से चली जाती हैं। लड़कियाँ काफ़ी खुश नज़र आ रही थी, लेकिन तभी प्रिंसेस सामने आती है, कह रही थी कि सहर तुम वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की हो, तुमने ट्रबल के मोमेंट पे इन दोनों ही बच्चियों की जान बचा ली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तुम्हारे जैसी अमेजिंग वुमेन मैंने आज तक कभी नहीं देखी। एंड इसी के साथ वो ये भी कह रही थी कि तुम्हारा हार्ट बहुत ही ज़्यादा काइंड है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, तुम्हारी जैसी ब्यूटीफुल लड़की कोई हो ही नहीं सकती। जिसके बाद फाइनली हमें दिखाया जाता है उस सेरेमनी का सीन जो कि अब स्टार्ट होने वाली थी। यहाँ पे कुछ बच्चों को लाके रखा जा रहा था, वो बच्चे यहाँ पे बारी बारी से रख दिए जाते हैं। जिसके बाद एक बंदा यहाँ पे ढोल भी बजा रहा होता है एंड इसी के बाद यहाँ पे एंट्री होती है अपनी प्रिंसेस की, जो कि यहाँ पे धीरे धीरे करके चल के आ रही थी। इनके पीछे हाओचुन एंड टीम भी चल के आ रहे होते हैं, देख रहे थे कि आखिर यहाँ पे सेरेमनी किस तरीके से होती है। हाओचुन भी हैरान था इस जगह की चीज़ों को देखने के बाद एंड बाकी सारे लोग भी हैरान थे इस रिचुअल को देखने के बाद, क्योंकि सब कुछ काफ़ी अजीब जैसा लग रहा था। इनकी सेरेमनी जैसी तो बिल्कुल नहीं नज़र आ रही थी। जिसके बाद प्रिंसेस आगे आ जाती हैं, कह रही थी कि डियर गेस्ट आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस जगह पे आए हैं। जैसी होली स्पिरिट इस जगह पे आएगी तो फिर हम लोग इस सेरेमनी को स्टार्ट करेंगे। एंड इसी के साथ यहाँ पे वो जो बंदा ढोल बजा रहा था वो लगातार ऐसे करता जाता है। तभी एक लेडी इस जगह पे आके खड़ी हो जाती है। उस लेडी के हाथ में एक वेपन था एंड वो लड़की थी जो कि सेक्रीफाइस करने वाली थी यहाँ पे उन बेबीज़ का, जो कि अब रो रहे होते हैं बहुत ही बुरे तरीके से। जिसके बाद सहर पूछने लग गई थी कि क्या मैं आपसे जान सकती हूँ कि आखिर वो बेबी उस जगह पे क्यों रखे हुए हैं सेरेमनी की जगह पे? तभी प्रिंसेस बताती है कि क्या आपको इस बारे में नहीं पता, 6000 सालों से भी ज़्यादा हमारा ये बिलीव है कि हमारी होली स्पिरिट रेस के अंदर एक प्रोफेसी जिसको लेफ्ट कर दिया गया था, उसके हिसाब से तो हमारी डेस्टिनी के अंदर एक होली चाइल्ड होगा जो कि हमारी हेल्प करेगा, इन सारी चीज़ों से हमें बाहर निकालेगा और वही चाइल्ड हमें आगे भी लेकर जाएगा हमारी ट्राइब को एक लाइट की तरफ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे फिलहाल प्रिंस आ चुका था जो कि अपनी क्लैन के लिए उस जगह पे आके खड़ा हो जाता है। प्रिंसेस यहाँ पे कह रही थी कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से हम उस होली चाइल्ड का इंतज़ार कर रहे हैं जो कि डेस्टिनी में हमारी लिखा हुआ हो, लेकिन आज तक वो अभी आया ही नहीं। हम लोग परेशान हो चुके हैं उसका इंतज़ार करते करते, जो कि हमारी सन रन को कुछ अजीब ही तरीके से हमें ग्रो करवाएगा एंड प्रोस्पेरिटी आएगी उसके आने से। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लेडी प्रिंस के सामने कह रही थी कि प्रिंस अपना होली ब्लड इस पर डालिए। तभी प्रिंस डाली तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करता है एंड अपने हाथ के ऊपर एक कट लगा लेता है एंड कह रहा था कि मैं अपने फादर एंड अपने एंसेस्टर के बिहाफ पे अपना ब्लड थोड़ा सा डालता हूँ। एंड वो तुरंत ही अपना ब्लड उस वेपन के ऊपर डाल देता है। जिसके बाद अब वो वेपन एक्टिवेट हो गया था, उसके अंदर से काफ़ी सारी लाइटनिंग वगैरह भी निकल रही थी। तभी यहाँ पे अब इससे यार एक बार फिर से पूछती है कि क्या आप मुझे बताएंगे कि क्या चल रहा है। एंड यहाँ पे जब सैंडरन ट्राइब के लोगों को इतनी ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर यहाँ पे आपका ब्रदर क्यों ऐसे नहीं कर रहा और वो खुद आगे क्यों आ रहा है, जबकि जहाँ तक मैं समझती हूँ आप उससे ज़्यादा कैपेबल हैं, आपको उस जगह पे होना चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे तो फिलहाल किसी को भी इस बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो कह रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारे सिस्टर ने इस चीज़ को पहले डिसाइड कर लिया कि हेयर कौन होगा और इसी के चलते मैं कभी भी इसको हासिल नहीं कर सकती। लेकिन तभी सहर कह रही थी कि आपके अंदर वो एबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस चीज़ को लीड करें, तो आखिर आप क्यों मेरी बात नहीं समझ रही। लेकिन तभी कह रही थी कि नो मैटर कि मैं कितना ज़्यादा हार्ड वर्क कर लूँ, लेकिन इस जगह को वही चुनेगा एंड वही आगे लेके भी जाएगा। ये सुनने के बाद साहिर को काफ़ी बुरा लगता है कि आखिर वो लड़का इतना ज़्यादा कैपेबल भी नहीं है, लेकिन तभी भी उसे यहाँ पे वो पोजीशन दी जा रही है जिसे वो ढंग से हैंडल नहीं कर पाएगा। लेकिन ये लोग क्या ही कर सकते थे, क्योंकि ये एंट्री ट्राइब का आपस का मामला था। अब उस होली वेपन को जैसे ही वो लेडी लेके बैठ गई थी अपनी नीज के ऊपर, तभी यहाँ पे स्काई के अंदर से भी काफ़ी सारी लाइटनिंग निकल कर आती है जो कि उस वेपन के अंदर जा चुकी थी। तभी वो लेडी कह रही थी कि गॉड हमारी हेल्प करिए और हमें गाइड करिए कि आखिर वो होली चाइल्ड कहाँ होगा। अभी यहाँ पे काफ़ी सारे ड्रम्स ये लोग बजाने लग गए थे। वो लेडी कुछ अजीब ही तरीके का अपना रिचुअल वाला डांस परफॉर्म करती है एंड ख़ास तरीके से वो डांस कर रही थी। तभी वो वेपन एक बच्चे की तरफ को लेकर जाती है जिसके माथे के अंदर से शायद से कुछ चीज़ निकलती है, लेकिन इससे प्रूव हो गया था कि वो होली चाइल्ड नहीं है। जिसके बाद दूसरा बच्चा, फिर तीसरा बच्चा, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ नहीं पता चल पाता क्योंकि यहाँ पे वो होली चाइल्ड इस बार भी बोर्न नहीं हुआ था। जिसके चलते यहाँ पे वो लेडी अब जो कि अपना डांस परफॉर्म कर रही थी उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। कह रही थी कि गॉड हमारी प्रेयर्स को आंसर करिए, हम आपसे मदद मांगना चाहते हैं, मैं एक बार फिर से स्टार्ट करूंगी। लेकिन तभी यहाँ पे वो अपने वेपन को रोक के खड़ा कर देती है एंड वो समझ चुकी थी कि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि होली बेबी जो कि डेस्टिनीड है वो अभी भी बॉर्न नहीं हुआ। इस रिचुअल को यहाँ पे ये लोग एंड करने वाले थे और एक बार फिर से गॉड से प्रे करते हैं कि गॉड इन्हें वो होली सेंट दे दे जिसकी इन्हें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है एंड इनकी ट्राइब उसके बिना अब आगे कुछ भी नहीं कर पाएगी। लेकिन तभी ये लोग यहाँ पे लेट चुके थे एंड गॉड से यहाँ पे बार बार कह रहे होते हैं कि गॉड हमारी मदद करिए, हमें गाइड करिए और हमें बताइए कि आखिर वो डेस्टिनीड चाइल्ड कहाँ है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी देर तक भी इन लोगों को पता चल ही नहीं पाता। वो लेडी उठ के खड़ी हो जाती है एंड यहाँ पे तीनों ही बेबीज़ को वो देख रही थी जो कि बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहे थे। सीमा सियान तो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है कि आखिर क्या चल रहा है। लेकिन सारे लोग अब धीरे धीरे करके देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि इस बार भी वो डेस्टिनीड चाइल्ड बॉर्न ही नहीं हुआ। अब ये सब देखने के बाद यहाँ पे सारे लोग उदास थे। लेकिन तभी सरप्राइजिंगली उस लेडी का जो वेपन था उसके अंदर काफ़ी सारी अजीब सी लाइटनिंग आती है जिसे देख के वो लेडी हैरान थी। वो लाइटनिंग हर जगह ही फैलने लग गई थी और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग वो होती है। सब लोग हैरान थे कि जब रिचुअल एंड हो चुका है तो आखिर ये लाइटनिंग कहाँ से अपीयर हो रही है। लेकिन तभी यहाँ पे हाउचुन जो कि उस जगह पे खड़ा हुआ था, उस लेडी की आईज अब येलो हो जाती हैं। ऐसा लग रहा था कि कोई डिवाइन पावर उसके अंदर आ चुकी है। और अब जब वो लेडी फाइनली जाके बात करती है तो हमें देखने के लिए मिलता है कि उसकी आवाज़ अब एक मेल की आवाज़ के अंदर तब्दील हो चुकी है। वो एक मेल की आवाज़ में कह रही थी कि वो रहा डेस्टिनीड सन। जिसके बाद यहाँ पे अपना नाम सुनने के बाद तो प्रिंस काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। वो चिल्लाने लग रहा था और कहता कि क्या मैं एक डेस्टिनी सन हूँ, क्या मुझे चुना गया अपने ट्राइब को लीड करने के लिए, मैं आगे जाऊँगा और बहुत ही बड़ा काम करूँगा, मैं सच में डेस्टिनीड हूँ। ये कहते वो चिल्लाने लग गया था एंड काफ़ी खुश भी था कि उसे चुन लिया गया है एक डेस्टिनीड सन के रूप में। एंड आगे चल के वो न जाने क्या क्या करेगा। अब यहाँ पे अपनी ट्राइब के लोगों को वो इस सारी चीज़ों से बाहर निकाल देगा। उसके ट्राइब के लिए अब खुशहाली ही खुशहाली होगी। ये सब कुछ बातें वो खुद से ही कह के खुश हो रहा था। लेकिन अब वो लेडी कहती है कि लॉन्ग हाउचेन तुम हो वो बंदे जो कि हमारी डेस्टिनीड सन हो। ये सुनने के बाद तो होंगचेन की टीम भी पूरे तरीके से हैरान हो जाती है कि आखिर ये चल क्या रहा है। एंड यहाँ पे बाकी सारे लोग भी हैरान हो जाते हैं कि ह्यूमन उनका डेस्टिनीड चाइल्ड कैसे हो सकता है। यहाँ पे वो प्रिंस बौखलाने लग गया था, गुस्से से कह रहा होता कि नहीं ये नहीं हो सकता। लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लेडी तो बेहोश हो गई थी, लेकिन अपना हाउचेन वो यहाँ पे बुरे तरीके से हवा के अंदर लहराने लग गया था। उसे खुद भी नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन जैसे अब उस लेडी को होश आता है तो वो समझ जाती है कि रियल ट्रुथ क्या है एंड यही उनका डेस्टिनीड चाइल्ड होगा जो कि अपनी डिवाइन अपीयरेंस के साथ में इस जगह पे आया है। एंड अब यहाँ पे सभी लोग समझ जाते हैं कि हाँ डेस्टिनी ने इसे ही चुना है उनके लिए और यही लड़का उनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एंड हमें हाउचेन के पीछे पीछे एक लेडी भी दिखाई जाती है एंड सब लोग समझ जाते हैं कि सैंडरन ट्राइब की खुशी के दिन आ चुके हैं, लेकिन एक ह्यूमन उन खुशी के दिन को लेके आया है। अब यहाँ पे हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि कुछ चीज़ें टूट जाती हैं, कुछ डिवाइन सिंबल्स भी इस जगह पे अपीयर होते हैं, ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी भी एक जगह पे गैदर हो रही थी। तभी एक लेडी की एंट्री हमें देखने के लिए मिलती है एंड इस यहाँ से कोई बंदा था जो कि कह रहा था कि ये नहीं हो सकता, एक ह्यूमन बीइंग वाला कब से और कैसे हमारी ट्राइब को एक सही रास्ते पे लेके जाएगा। मैं ये चीज़ कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि एक ह्यूमन वो हमें आगे लेके जा रहा है एंड वो हमें गाइड कर रहा है। एंड ये कहते साथ ही गाइज इस एपिसोड का एंड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।